नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में आपका स्वागत है। पिछला मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस बताए थे। तो उसमें दो ऑप्शन थे, दो ऑप्शन ये भी थे, एक एनपीएस था और एक पीपीएफ था। दो ऑप्शन ये भी थे, एक एनपीएस था, एक पीपीएस था। लेकिन लोग कुछ कंफ्यूज हुए कि यार एनपीएस और पीपीएफ में कौन सी चीज बेटर है। बाकी भी जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट थे उसमें कौन सी चीज बेटर है वो भी मैं कंपेयर करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक डिटेल्ड कंपेरेटिव एनालिसिस करने की कोशिश की है मैंने कि आपको एनपीएस करना चाहिए, पीपीएफ कराना चाहिए या दोनों कराने चाहिए। दोनों में से कौन सा अच्छा है और आपके लिए कौन सा अच्छा है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा मिशन करोड़पति ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर होती रहती है। ओके, बात करते हैं एनपीएस और पीपीएस में क्या डिफरेंस, पीपीएफ में क्या डिफरेंस है। तो उससे पहले एक मैं आपको लीगल डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने विवेक से काम लें या एक्सपर्ट की सलाह लें। ओके, पहले बात करते हैं दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम की। इस नेशनल पेंशन स्कीम के ऊपर एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। एनपीएस वात्सल्य पे भी बना रखा है, एनपीएस पे बना रखा है। आप जाके देख सकते हो। ये पेंशन की स्कीम है, डेफिनेटली इंसान को पेंशन चाहिए रिटायरमेंट के बाद। उसके ऊपर सरकार की ये स्कीम है जिसमें आप हर महीने कुछ पैसा डालते रहते हैं या हर साल में कुछ पैसा डालते रहते हैं। और एट एट 60 ईयर जब आपकी एज हो जाती है तो उस टाइम आपको उसमें से पेंशन मिलनी शुरू होती है और एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। ये पैसा शेयर में लगता है, शेयर मार्केट में लगता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगता है, सरकारी स्कीमों में लगता है। तो इस तरीके से इस पैसे को मैनेज किया जाता है। बहुत सारे इसके सरकार ने ऑथराइज किया है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, कोटक बैंक है, एसबीआई है, यूटीआई है, एलआईसी है, बहुत सारे हैं जो इसको मैनेज करते हैं। मैं आपको इसकी कुछ फीचर बता रहा हूँ मोटी मोटी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रिटर्न की। रिटर्न में अगर आप देखेंगे मार्केट लिंक प्लान है और ये कहता है 8 से 10%, लेकिन मैंने देखा पिछले इसने जो पिछले 10 साल में 14% से ऊपर रिटर्न दिया है। ठीक है, 14% से ऊपर रिटर्न दिया है इक्विटी स्कीम में, जहां पर इक्विटी में पैसा डाला जाता है उसमें बहुत जबरदस्त रिटर्न देता है ये। और दूसरी बात यह है, इसमें दो चॉइस होती है, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में क्या होता है कि आप अपने आप जो जो फंड हाउस है उसको मैनेज करता है। एक्टिव चॉइस में आपको डिसाइड करना पड़ता है। आप खुद अपने इन्वेस्टमेंट के मालिक हैं कि आप कहाँ पे कितना पैसा डालना चाह रहे हैं। आप इक्विटी में कितना डालना चाह रहे हैं, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना डालना चाह रहे हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम में कितना डालना चाह रहे हैं। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इसमें एक बहुत अच्छी फीचर है। ये फीचर आपकी पीपीएफ में या और जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की उसमें नहीं होती है। तीसरी बात यह है कि ये कैटेगरी में इसको टैक्स से रिबेट मिलती है। 50,000 का टैक्स आपका मिलता है सीधा जब आप कैटेगरी सी सी ए में आप डालते हो, सीसीडी ए में आप डालते हो। और अगर आपका एम्प्लॉयर भी उसको देता है तो बी में भी उसको कैटेगरी में डिफरेंस मिलता है, आई मीन टैक्स में रिबेट मिलती है। तो बहुत अच्छी टैक्स रिबेट है। 50,000 तक की यहाँ पर 50,000 मतलब 50,000 अमाउंट आपका इनकम में से कट जाएगा, टैक्सेबल इनकम में से। और जितना आपका एम्प्लॉयर आपका डाल रहा है दूसरी स्कीम के तहत वो सारा इससे कट जाएगा। ये स्कीम के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हूँ, सॉरी, क्लॉज के बारे में। स्कीम तो है पक्का, लेकिन क्लॉज के बारे में इनकम टैक्स का कौन सा क्लॉज है जिसके अंदर ये दो स्कीम चलती हैं। दोनों सीसीडी ए सीसीडी बी मेरे हिसाब से यही है जिसमें इसका हम रिबेट लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा टैक्स रिबेट मिलता है इस पे। और एनपीएस अकाउंट दो तरह से होता है, टायर वन टायर टू। टायर वन को आप बिल्कुल एसआईपी में की तरह से ऑपरेट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं। और टायर वन में से लॉकिंग है, आप उसको 60 साल से पहले नहीं निकाल सकते हो, इसमें लॉकिंग है। ठीक है, और इसमें कितना पैसा आप डाल सकते हो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। टायर वन फिक्स 75% आपको डालना है, टायर टू आप मैनेज कर सकते हो अपने तरीके से। उसके बाद जब 60 साल की एज हो जाती है तो आदमी 60%, 40%, 80% एन्युटी निकाल सकता है और बचे हुए पैसे से आपको मिलता है पेंशन। तो अगर आपको ज्यादा पेंशन चाहिए, एन्युटी निकालिए। अगर आपको कम पेंशन चाहिए, पैसा अभी तुरंत आपको चाहिए, तो उस हिसाब से आप यहाँ मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत फ्लेक्सिबल कैटेगरी है, बहुत फ्लेक्सिबल स्कीम है जिसमें रिटर्न, इन्वेस्टमेंट टैक्स, कैटेगरीज और विड्रॉल का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब बात करते हैं पीपीएफ की। पीपीएफ को दोनों तरीके से देखूंगा मैं।
इसका प्रोसीजर मैं आपको बताना भूल गया। एनपीएस का प्रोसीजर कुछ नहीं, आपको अकाउंट खोलना है तो आप एनडीएसएल की साइट पे जाके खोल सकते हैं, नहीं तो किसी भी बैंक से कनेक्ट कीजिए, आप एसबीआई से कनेक्ट कीजिए, आप स्टेट बैंक से कीजिए, सॉरी एचडीएफसी से कीजिए, कोटक से कीजिए, ऑनलाइन आप इसको खोल सकते हो, कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है। हर बैंक आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप उसको ऑनलाइन खोल दे, जो भी बैंक इसके लिए ऑथराइज है। अब बात करते हैं पीपीएफ की। दोस्तों पीपीएफ एक बहुत ही पॉपुलर सेविंग स्कीम है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था रिस्क फ्री मार्केट में कुछ नहीं होता है, लेकिन क्योंकि इसका आपको एक फिक्स अमाउंट पता है कि मुझे इतने साल बाद इतना मिल जाएगा, तो आप इसको रिस्क फ्री मान सकते हैं और गवर्नमेंट सपोर्टेड होता है। अब इसके कुछ बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो रिस्क फ्री है, मैंने आपको अभी बताया। दूसरा है बहुत सारे मोड है मल्टीपल डिपॉजिट के, ये इसको मैं बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मानता, ये तो हर जगह पे आजकल और जब से ऑनलाइन हुआ तो ये मोड अवेलेबल होते हैं। टैक्स बेनिफिट इसमें मिलता है फ्रेंड्स, इसमें भी टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन शायद एनपीएस से कम मिलेगा क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए है। एक साल में आप 1.5 लाख से ज्यादा नहीं डाल सकते इसमें। फंड ट्रांसफर फैसिलिटी है, एक्सटेंशन पॉसिबल है, अगर आप 15 साल तक इसमें दे रहे हो, अगर आप किस कंडीशंस में, कुछ कंडीशन में हटा के, नहीं तो आप इसमें एक्सटेंशन ले सकते हो। पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी है, ये एक इसकी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें से आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो इन केस ऑफ इवेंचुअलिटीज, अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो लोन भी मिल जाता है पीपीएफ का। अगर आपका पीपीएफ अकाउंट है तो आप लोन भी ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात है गारंटेड रिटर्न है, 7.1 का रेट आज की रेट में चल रहा है, इतना तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है, बहुत अच्छा बहुत पॉपुलर स्कीम होती है लोगों के बीच में, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से तो जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हैं और रिस्क फ्री की बात करते हैं वो सब इसकी बात करते हैं कि हमें पीपीएफ में पैसा डालना चाहिए। खोलना बहुत आसान है, आप भारत के सिटीजन होने चाहिए और जो उसकी और एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आप पीपीएफ अकाउंट खोलना है, आप वो चेक कर लीजिए, आपकी एलिजिबिलिटी है तो कम से कम 500 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आप पीपीएफ अकाउंट को खोल सकते हैं। और जितने भी इन्वेस्टर हैं 1.5 लाख रुपए तक इसमें डाल सकते हैं मैक्सिमम एक एक साल में। और अकाउंट खोलने के लिए इसके कुछ रूल आए हैं, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो, उस रूल को आप चेक कर सकते हो। नए रूल हैं जो 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं, उन रूल के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी है तो सीधे आप बैंक में जाइए अपने और पीपीएफ का अकाउंट खोल दीजिए, पोस्ट ऑफिस में जाइए पीपीएफ का अकाउंट खोल दीजिए, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो दोस्तों अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ कि इसकी फीचर्स में क्या क्या फर्क है। ये शीट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में देखना। पहली बात, एनपीएस और पीपीएफ की मैं बात कर रहा हूँ, एनपीएस और पीपीएफ में क्या क्या डिफरेंस आते हैं उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट मिनिमम 1,000 पर एनम आप एनपीएस में डाल सकते हो, 1,000 रुपए सालाना आप डाल सकते हो, अपर लिमिट कुछ नहीं है। ठीक है, हालांकि इनकम टैक्स में जो रिबेट होते हैं 50,000 तक होती है सेल्फ अगर आप डालते हो तो। पीपीएफ में 500 रुपए पर एनम आप मिनिमम डाल सकते हो, लेकिन 1.5 लाख लिमिट है, ये यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम आ गई है, 1.5 लाख तक इसको कैप कर दिया, उससे ज्यादा आप पीपीएफ में नहीं डाल सकते। इन्वेस्टमेंट इसकी हाइब्रिड टाइप है, क्योंकि इसमें हाइब्रिड टाइप में क्या होता है कि 75% एलोकेशन कैप किया गया है इक्विटी में लिए, उससे ज्यादा आप इसमें नहीं डाल सकते इक्विटी में। बाकी उसको मैनेज करना है, अगर आप ऑटो में डालते हो तो अपने आप मैनेज करते रहे, 50% से ऊपर नहीं जाते हैं इक्विटी में। लेकिन ये 100% डेट प्रोडक्ट है आपका, जो जो पीपीएफ है, सॉरी पीपीएफ 100% डेट प्रोडक्ट है, इसमें और कुछ इक्विटी में या शेयर मार्केट में जाता ही नहीं है, इसलिए इसको रिस्क फ्री भी कहते हैं। जो इसका अकाउंट है एनपीएस का वो 60 साल में मैच्योर होता है। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन है उसको कंटिन्यू करना है 75 साल के तक उसको कंटिन्यू करना, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो और 75 साल के बाद भी आप एन्युटी ले सकते हो, ये एक ऑप्शन है इसमें। लेकिन 60 साल पे जनरली लोग इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज मतलब पेंशन लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इसकी अच्छा दूसरी बात यह है कि इसकी एंट्री की एज 18 साल है, यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, आप इसमें एंट्री कर सकते हो। 15 साल में मैच्योर होगा और 5 साल के ब्लॉक में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, इसमें एक्सटेंशन नहीं होती है। 60 के बाद आप 75 साल तक जा सकते हो, दैट्स इट। 60 साल से पहले आप बंद नहीं कर सकते, इसको खत्म नहीं कर सकते। अच्छा दूसरा क्या है, इसमें आपको मैंडेटरी 40%, 60% या 80% एन्युटी परचेज करना पड़ेगा, उस एन्युटी के ऊपर ही जो बचेगा उसके ऊपर आपको पेंशन मिलेगी। यहाँ पर ऐसा कुछ फंडा नहीं है। ठीक है, टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, ये ऑलमोस्ट एग्जेम्प्ट वाली कैटेगरी में आता है। एन्युटी इनकम जो है वो टैक्सेबल है, ये इसकी एक प्रॉब्लम है
कि जो आप एन्युटी विड्रॉ करोगे, मान लिया आपने 40% एन्युटी विड्रॉ की, तो वो टैक्सेबल है। हालांकि सरकार, मुझे पूरा विश्वास है, इसको नॉन टैक्सेबल कर देगी आने वाले समय में। इसमें 100% एग्जेप्टेबल है, इसे कुछ इसमें टैक्सेबल नहीं है, 100% एग्जेप्टेड है पीपीएफ। यहाँ पे पीपीएफ बाजी जीत गया है। अच्छा, दूसरा मैं आपको जो बता रहा था, ATCCD1, ATCCD1B, मैं आपको ए भी कर रहा था, ATCCD1, ATCCD1B। एक्चुअली CCD1 में क्या होता है, आपकी बेसिक का 10%, एक गलत लिखा है सैलरी, आपकी बेसिक का 10% जो आपको एम्प्लॉयर भेज रहा है वहां पर पेंशन स्कीम में, उस पे आपका कोई टैक्स नहीं लगता है। हालांकि इसकी ओवरऑल कैपिटल जो 1.5 लाख रुपए कर दी गई है एटीसी के अंडर में, अगर आप उसको करते हैं तो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ये टैक्स में जाता ही नहीं है, इनकम में जुड़ता ही नहीं, वो भेज दिया जाता है सीधा। और 20% तक आप इसकी टोटल इनकम का, जो आपकी इनकम है सालाना, उसका 20% तक आप इस स्कीम के अंडर में ले सकते हो। किसमें? एटीसी सीसीडी 1 में। हाँ, और जो दूसरी है एटीसीसीडी बी, उसमें 1B, उसमें सिर्फ 50,000 तक आपकी लिमिट है, उससे ज्यादा आप नहीं टैक्स रिबेट नहीं ले पाएंगे। टैक्स रिबेट का मतलब यह है कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम बनती है उसमें से 50,000 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि 80C में तो लोगों का पीएफ भी आता है, 80C में लोगों की पॉलिसी भी आती है, 80C में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो ये हर लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी। अच्छा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो मैंने आपको बताया 80CCD2 में 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए है, और 7.5 लाख पर एनएम पे इसको कैप कर दिया गया है। यहां पर आपकी जो पेंशन है, जो सैलरी जा रही है, सैलरी का पार्ट जो आपका एनपीएस में जा रहा है, उसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसमें एम्प्लॉयर का कोई फंडा नहीं है, ये पक्का एक इंडिविजुअल का अकाउंट है, आपको अपना अकाउंट खोलना है, आपको मैनेज करना है, एम्प्लॉयर से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, और टैक्स ट्रीटमेंट ऑन मेच्योरिटी 40% टू बी यूज, ये 40% आपको एन्युटी लेनी ही पड़ेगी, और ये टैक्सेबल है। ठीक है, जब जिस साल आप उसको ले रहे हो उस साल की इनकम में आपकी में ये जुड़ जाएगा। हालांकि 60% ऑफ अकोमोडेटेड कॉप जो कॉर्पस है वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टैक्स से, लेकिन यहाँ पर मेच्योरिटी 100% एग्जेम्प्टेड है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला। प्री मैच्योर एग्जिट इसमें पॉसिबल है, इसमें 5 साल के बाद कुछ केसेस में आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन इसमें पेंशन नहीं मिलेगी, आप एग्जिट कर जाइए, पेंशन नहीं मिलेगी। पार्शियल विड्रॉ, इसमें बहुत डिफिकल्ट है पार्शियल विड्रॉ करना, बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर आप 7 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें एनआरआई इन्वेस्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं एनपीएस में। एनआरआई यहाँ 1 अक्टूबर के बाद तो बहुत सारी लिमिटेशन आ गई हैं, आपको वीडियो जाकर देख लेना, पीपीएफ के बारे में बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर वो चीजें रिस्ट्रिक्शन में आ जाएंगी। लोन फैसिलिटी एनपीएस पे नहीं होती है, पीपीएफ पे लोन फैसिलिटी होती है, क्योंकि ये डेट से रिलेटेड है, और इसका जो रिटर्न है वो मार्केट लिंक्ड है, ज्यादा रिस्क है ज्यादा रिटर्न है, तो 14% से ऊपर ही रिटर्न अभी तक आ रहा है मार्केट में, यहाँ पर आपका 7.1% कम्युलेटिव आता है। तो दोस्तों ये कुछ डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। अब मैं आपको एनपीएस का रिटर्न दिखा रहा हूँ पिछले 7 साल का। एट एन एवरेज देखिए, स्कीम जो मैं इक्विटी की आपसे बात कर रहा था, 15.56% का रिटर्न आया पिछले 7 साल में। मिनिमम 14.93 आया है, और मैक्सिमम 16.19 आया है, और एवरेज आया 15.56। और तीसरी स्कीम जो कॉर्पोरेट है, वो उसमें भी 7.56 का एवरेज आया है, और जो स्कीम टायर 1 की है उसमें 7.75, और जी में ग्रोथ में गवर्नमेंट बॉन्ड में 7.74। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा रिटर्न लेना है और आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, रिस्क से मेरा मतलब ये है कि भाई मार्केट कभी ऊपर है कभी नीचे है, उसका इस पे पक्का असर पड़ेगा, अगर ये आप कर सकते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑप्शन है एनपीएस में इन्वेस्ट करना। और अगर आप एक बिल्कुल सेफ चाह रहे हो कि यार कोई दिक्कत ना हो और मेरा इन्वेस्टमेंट आता, मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट उस पर कोई भी रिस्क ना आए, तो आपको पीपीएफ में जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप दोनों का मिक्स करते हो तो सोने पे सुहागा है। दोस्तों अगर आपने नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे मिशन करोड़पति ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।